नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 की रसायन विज्ञान में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 12th केमिस्ट्री का हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था साम्यावस्था, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, साम्यावस्था के अंदर हमने साम्य के गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको फेयर कॉपी में ये नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में मैंने नोट्स टाइप की PDF आपको बना दी है ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई दिक्कतें न हो। और दूसरी बात विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर मैं साम्यावस्था के कुछ प्रश्न सॉल्व करवाऊँगा, तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो फर्स्ट है हमारा हेडिंग रासायनिक साम्य का नियम। रासायनिक साम्य का नियम देखते जाइए विद्यार्थियों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो रासायनिक साम्य का जो नियम है उसके अंदर देखिए क्या है विद्यार्थियों। ये नियम दिया था गुलबर्ग तथा बागे ने। दो वैज्ञानिक थे, गुलबर्ग बागे, यानी इन दो वैज्ञानिकों ने इस नियम को दिया था। इस कारण इस नियम को क्या कह दिया, गुलबर्ग बागे का नियम भी कहते हैं। यानी इन्होंने इसको दिया था इस नियम को, इस कारण इसको गुलबर्ग बागे का नियम भी कहते हैं। देखिए इस नियम को गुलबर्ग तथा बागे का नियम भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने इसको दिया था। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, ये नियम क्या है, क्या कहता है ये नियम। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये है नियम। गुलबर्ग बागे का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी भी अभिक्रिया की दर यानी वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। विद्यार्थियों ये क्या है, अब इसको समझिए। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया की दर है, जैसे अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होगा, ये समानुपाती का स्थिरांक किसके, अभिकारक के। अब ये जैसे मैंने ये ब्रैकेट बना रखा है, ये किसको बताता है ब्रैकेट, सांद्रता को। किसको बताता है विद्यार्थियों, सांद्रता को। तो ये बात आप याद रखना कि जैसे मैंने ए लिखा और ए को इस डब्बे में पैक कर दिया, तो ये डब्बा क्या बताता है, ए की सांद्रता को बताता है। किसको, सांद्रता को। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि ये जो डब्बा हमने लिखा है ये सांद्रता को बताता है। इस डब्बे के अंदर कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु, कोई भी आयन लिखते हैं तो उसकी सांद्रता हो गई। तो किसके सांद्रता की, अभिकारक के सांद्रता की, यानी अभिक्रिया की दर समानुपाती है अभिकारकों की सांद्रता की। ये कहता है गुलबर्ग तथा बागे का नियम। इसके बाद देखिए अभिक्रिया की दर को विद्यार्थियों R से दर्शाया है। अभिक्रिया की दर मतलब R से मैंने दर्शा दी अभिक्रिया की दर। और समानुपाती ये देखिए अभिकारक, रिएक्टेंट, इंग्लिश में अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट। तो R समानुपाती रिएक्टेंट। अब विद्यार्थियों मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझिए इसको ध्यान से। जैसे एक अभिक्रिया लिखी हुई है, उदाहरण में देखिए N1A + N2B और इससे प्रोडक्ट बन रहा है। अब विद्यार्थियों गुलबर्ग और बागे के नियम में हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का तो जिक्र ही नहीं हुआ है। बस अभिक्रिया की दर किसके,
अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। विद्यार्थियों ये एरो देखिए आप, ये एरो, इस एरो के जो एक तो होती है जो प्रोडक्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड, और इधर वाली ये देखिए ये है लेफ़्ट साइड। तो इस एरो के जो लेफ़्ट साइड में लिखते हैं इन्हीं को बोलते हैं अभिकारक। इनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो विद्यार्थियों ये तो है आपका अभिकारक, और ये जो राइट साइड है, ये जो राइट साइड है ये क्या होता है? आपका उत्पाद, यानी राइट साइड जो अपन लिखते हैं उत्पाद। तो ये तो होता है उत्पाद राइट साइड, इस एरो के राइट साइड में उत्पाद और लेफ़्ट साइड में अभिकारक। तो ये लेफ़्ट साइड वाले हो गए अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है। आपको बस ये याद रखना है कि गुलबर्ग तथा वाग्ये का जो नियम है उसमें हमें इनसे मतलब है। किन से विद्यार्थियों? इस एरो के इस साइड जो लिखे हुए हैं, ये मैंने गोला बनाया है, इनसे हमें मतलब है, क्योंकि अभिक्रिया की जो दर होगी वो ये जो एरो के लेफ़्ट साइड होंगे ये बोलते हैं अभिकारक, इनकी सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो चलो इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की दर लिखते हैं। तो दर मैंने R से दर्शाई है, R समानुपाती। अब विद्यार्थियों ये जो A है, A के आगे लिखा है N1 और B के आगे N2। जब कोई किसी के आगे आता है तो इसको बोलते हैं मोल। ये आगे मोल दे रखे हैं, आप मोल दे रखे हैं, यानी A के आगे A के कितने मोल है विद्यार्थियों? N1 मोल है, और B के कितने हैं? N2 मोल है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब अपन अभिक्रिया की दर लिखेंगे तो ये जो आगे के मोल है वो किस में चले जाएंगे? घात में चले जाएंगे। किस में? घात में चले जाएंगे। B के मोल N2 है तो N2 किस में चला जाएगा? घात में चला जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों R समानुपाती, ये देखिए A है हमारा अभिकारक और अभिकारक है दूसरा B। तो A के मोल कितने हैं? N1। तो A की सांद्रता ब्रैकेट में, फिर N1 हमने लिख दिया, फिर B की पावर N2, क्योंकि B के मोल कितने हैं? N2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों R बराबर, अगर ये समानुपाती का नियतांक हटाऊँगा मैं, तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाऊँगा तो एक नियतांक लिखना पड़ेगा, और नियतांक मैंने लिख दिया K। तो R बराबर K A की पावर N1 और B की पावर N2। तो ये गुलबर्ग तथा वाग्ये के नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर मैंने लिख दी है। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, अभिकारक हमारे A था और ये B था। तो R बराबर K A की पावर N1 B की पावर N2, ये हमने अभिक्रिया की दर लिख दी है। किस नियम के अनुसार? रासायनिक संयोग का नियम या गुलबर्ग तथा वाग्ये के नियम के अनुसार हमने ये लिखा है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो K लिखा है मैंने, एक स्थिरांक है, इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? वेग स्थिरांक, यानी रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक बोलते हैं। अब विद्यार्थियों आगे देखिए एग्जाम्पल। अब प्रश्न किस तरह से पूछते हैं? प्रश्न विद्यार्थियों ये पूछते हैं, जैसे ये 1 नंबर लगा के एग्जाम्पल दिया है मैंने, जैसे आपके समक्ष ये अभिक्रिया दे दी N2 + 3H2 बराबर 2NH3। NH3 को अमोनिया बोलते हैं। ये आपके समक्ष रिएक्शन उसने लिख दी, किसने? एग्जामिनर ने। और ये कहेगा इस अभिक्रिया के लिए दर लिखिए रासायनिक संयोग के नियम के अनुसार। प्रश्न किस तरह से पूछेगा विद्यार्थियों? जैसे ये आपको एक रिएक्शन दे दी N2 + 3H2, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, और ये कहेगा इस अभिक्रिया के लिए गुलबर्ग तथा वाग्ये के नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर लिखिए। तो दर हमें किस तरह से लिखना है? तो गुलबर्ग वाग्ये क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया की दर किसके बराबर होती है? उसके अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल की। तो इसकी दर देखो विद्यार्थियों कितनी इजी है। जैसे R बराबर K आ गया वेग नियतांक। अब देखो N2 के आगे विद्यार्थियों कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसका क्या होता है? एक ही तो है। यहाँ पर H2 के आगे 3 लिखा है, तो H2 के कितने मोल है? 3। तो ये 3 किस में जाएगा? घात में जाएगा H2 के। तो ये इसकी जो दर हो गई वो R बराबर K H2 की पावर 3
और N2 की पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब एक ही है। तो ये है गुलबर्ग-बागे नियम के अनुसार N2 + 3H2 की अभी दर की समीकरण। तो आपको क्या लिखोगे, तो R बराबर हमने क्या लिख दिया, ये देखो N2 है, ये N2 आगे कुछ नहीं है तो N2 की सांद्रता, आगे 3H2 है तो H2 की सांद्रता, आगे मोल 3 है तो ऊपर आ गया। तो आप N2 को पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आ गई इसके गुलबर्ग-बागे नियम के अनुसार इसकी हमने दर लिख दी है, अभिक्रिया की दर। इस अभिक्रिया के लिए हमने गुलबर्ग तथा बागे के नियम के अनुसार दरें लिख दी है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है H2 + Cl2 बराबर क्या बना रहा है, 2HCl। विद्यार्थियों कितनी सिंपल है, आगे कुछ नहीं लिखा मतलब एक ही तो है, आगे इस H2 के कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है इसका एक, Cl2 के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब एक, यानी दोनों के एक एक मोल है, दोनों के एक एक मोल है। तो अभिक्रिया की दर यानी R बराबर किसके होगी, अभिकारकों की सांद्रता की, यानी H2 + Cl2। ये तो H2 की सांद्रता और Cl2 की सांद्रता, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। गुलबर्ग-बागे नियम के अनुसार इस अभिक्रिया की दर इस तरह से लिखी जाएगी। अब विद्यार्थियों विशेष उदाहरण देखिए, इससे आपको समझ में आएगा क्या नया, कुछ नया समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों एक रिएक्शन दे रखी है, ये वाली N1A + N2B। अभी देखिए ये एरो लगा रखा है इस तरह से और ऊपर लिखा है RF। RF का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया था आपको, RF बराबर होता है अगर अभिक्रिया की दर, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी इस तरह से जाती है। और ये देखिए RB, यानी ये जो इधर है ये आएगा इस साइड में, तो इसको बोलते हैं RB। RB का मतलब होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी पश्च अभिक्रिया की दर। तो मैंने विद्यार्थियों ये कहा था, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया दे रखी है आपको, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो अगर अभिक्रिया, अगर ये वापस आएगा तो पश्च अभिक्रिया, यानी ये जो अभिकारक है ये उत्पाद में बदल सकते हैं और उत्पाद वापस किस में आ जाएगा, अभिकारक में। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसके लिए दो रिएक्शन है इसके अंदर, N1A + N2B से बन क्या रहा है, उत्पाद बन रहा है M1C + M2D। हमें इनकी दर लिखनी है। तो दर देखिए विद्यार्थियों किस तरह से लिखते हैं। तो पहले बात है इसके अंदर एक नंबर अगर अभिक्रिया की दर, तो इनमें अगर अभिक्रिया क्या है, N1A + N2B से क्या बन रहा है, M1C + M2D। तो इसके लिए अगर गुलबर्ग-बागे नियम के अनुसार अपन क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर, बहुत सिंपल है, इसको लिखना, ये अभिकारक है आपका, उत्पाद से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए आपका अभिकारक, यानी RF मैंने क्यों लिखा विद्यार्थियों, F का मतलब फॉरवर्ड, यानी अगर अभिक्रिया की दर हो गई RF, समानुपाती A की पावर, ये मोल, एक मोल होते हैं N1 तो ऊपर आ गया, B के मोल है N2 घात में आ गया, तो RF समानुपाती A की पावर N1 और B की पावर N2। फिर इसके बाद देखिए समानुपाती स्थिरांक हटा दिया मैंने, यहाँ पर RF बराबर एक नियतांक आएगा K। विद्यार्थियों ये KF है, ये KF कर लेना यहाँ पर, ये भाई वेग जो ये K है वेग नियतांक, ये अगर अभिक्रिया का है तो मैंने यहाँ पर F लिख दिया, मतलब आप समझ जाओ कि KF का मतलब होगा अगर अभिक्रिया का वेग नियतांक। KF बराबर A की पावर N1 और B की पावर N2। तो ये अगर अभिक्रिया की दर आ चुकी है। फिर विद्यार्थियों देखिए आगे पश्च अभिक्रिया की दर। पश्च अभिक्रिया की दर में क्या है, पश्च अभिक्रिया, ये देखिए ये पश्च अभिक्रिया ये रही, ये आपकी मेन रिएक्शन थी, यानी पश्च अभिक्रिया में ये वाली इधर आएगी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो ये वाली, तो पश्च अभिक्रिया लोगे तो एरो देखो इस साइड आ रहा है, तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गए उत्पाद। तो पश्च अभिक्रिया लिखते हैं, फिर अभिक्रिया की दर लिखते हैं। पश्च अभिक्रिया यानी M1C + M2D से क्या बनेगा, N1A + N2B। तो ये तो हो गया आपका उत्पाद और ये क्या हो गया अभिकारक। तो RB क्यों लिखा मैंने, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी पश्च अभिक्रिया।
तो आर बी समानुपाती किसके होगा, इसके सी की पावर m1 और डी की पावर m2। फिर आप समानुपाती स्थिरांक हटाओगे तो क्या लिखोगे विद्यार्थियों, ये देखिए आर बी, ये देखिए आप आर बी ये देखिए विद्यार्थियों आर बी बराबर के बी का मतलब है पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक बराबर सी की पावर m1 प्लस डी की पावर m2। तो ये दोनों हमने लिख दी है आपकी गुलबर्ग-बागे नियम के अनुसार अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दरें लिख दी है। तो विद्यार्थियों ये मैंने आज आपको इतना करवा दिया है। आप को चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और आप इसके बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं इस पर जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।